तो आज हम प्रॉफिट लॉस नया टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट लॉस का मतलब हो गया लाभ और हानि। कई प्रकार के हमारे पास यहाँ सौदे होंगे, वस्तुओं को बेच रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, और फिर उसके अंदर आपको ये बताना है कि आपको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हो गया आपको। इन बातों के लिए आपको छोटा सा यहाँ 2-4 टर्मिनोलॉजी है वो बार बार काम में आएगी। हिंदी में चीज़ लिखी हुई होगी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यह वो मूल्य है जिस पर आपने कोई चीज खरीदी है। आगे से शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे। किसी भी चीज का सीपी यानी हमने उतने रुपए में उसको खरीदा है, ये जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ एक वर्ड आएगा विक्रय मूल्य। नाम से हमें पता चल रहा है विक्रय यानी किसी भी चीज को बेचना, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस कहते हैं, और इसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसपी। ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी वस्तु का एसपी सीपी से ज्यादा है, इसका मतलब आपने बेचा ज्यादा में है, सेल ज्यादा में किया है। अगर एसपी सीपी से ज्यादा है तो आपने बेचा ज्यादा में है, और उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। जब जब भी आप चीज को ज्यादा रुपए में बेचेंगे तो आप हमेशा कमाएंगे, और चीज को कम रुपए में बेचेंगे तो हमेशा नुकसान उठाएंगे। बोलो क्लियर? हानि होगी। तो यहाँ 1-2 चीजें हमें और पता होनी चाहिए कि जब भी एसपी ज्यादा होगा, किससे बताओ? देन आप समझ जाना कि उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, और वो लाभ तब निकलेगा जब एसपी माइनस क्या कर दें? बताइए। अर्थात बेचे गए मूल्य में से खरीदा गया मूल्य घटा दो। जैसे ये मार्कर है, मान लो ये 100 रुपए का मैंने खरीदा और 150 का बेच दिया, तो जो प्रॉफिट है वो तब पता लगा जब 150 का बेचा, और 150 में से 100 घटा दिए तो कमाए कितने? 50। तो वो तभी निकलता है जब एसपी माइनस सीपी कर दें। कई बार कंडीशन ऐसी होगी जब एसपी छोटा होगा और सीपी क्या होगा? बड़ा होगा। उस कंडीशन में आप हमेशा समझ जाना कि इसका मतलब क्या है? हानि हो चुकी है, घाटा लग चुका है हमें। जैसे कोई फल विक्रेता है, फ्रूट ज्यादा में खरीद लेता है, लेकिन धूप, गर्मी, आंधी वगैरह चलने के कारण फ्रूट खराब हो गए, तो अब वो क्या करेगा? कम में बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस उसका कम होगा, खरीदा गया मूल्य ज्यादा होगा, और वो तब निकलेगा जब आप बड़ी चीज में से छोटी चीज घटा दो। यहाँ एसपी माइनस सीपी, और यहाँ बड़ी चीज सीपी है तो सीपी माइनस एसपी कर दे। बोलो क्लियर? जैसे ये मार्कर मैंने 100 रुपए का खरीदा, या ये पेन 100 का खरीदा, और मैंने 80 रुपए का बेच दिया, तो नुकसान कितने का लगा? 20 का। तो 100 में से अपन ने खरीदे गए मूल्य में से बेचा गया मूल्य। कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि दोनों में से जो ज्यादा होता है उसमें से कम वाली वैल्यू घटाते हैं। बोलो क्लियर? सीधा सीधा सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो इस लाभ से ही नहीं, लाभ प्रतिशत से पूछे जाते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज से। अर्थात ये लाभ तो आप कैलकुलेट करना ही है आपको, परसेंटेज में कितना लाभ हुआ, उसके सामान के अकॉर्डिंग कितना % लाभ हुआ। इसका मतलब परसेंटेज निकालने के लिए लाभ किस पर हुआ, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर, और गुणा क्या कर दें, तब जाके हमें लाभ प्रतिशत पता लगेगा। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का ये पेन था, ये 150 का बेचा, तो मैंने कितने कमाए? 50। ये 50 यहाँ लिखना है। मेरे कितने का पड़ा था ये पेन? 100 का, तो नीचे 100 लिखना है, और गुणा क्या कर दें? 100। तब जाके इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसीलिए हमने पहले प्रतिशत पढ़ा है कि प्रतिशत में मान बताने के लिए हमेशा वस्तु को 100 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। इसी प्रकार से इसी के बराबर एक चीज होती है जो हानि ना होकर क्या होगी? हानि प्रतिशत। तो होने वाली हानि बटे ये भी किस पर होती है, और गुणा क्या कर दें? ये हानि प्रतिशत का सूत्र हो गया। जैसे 100 रुपए का पेन खरीद के मैंने 80 का बेच दिया, तो हानि कितने की हुई? 20 की। तो 20 और बटे में 100 और गुणा 100, तो इससे हमारा उत्तर आ जाएगा। फिर से सुनना, लाभ और हानि की कैलकुलेशन हमेशा सीपी पर होती है। लाभ और हानि की कैलकुलेशन हमेशा किस पर होती है? सीपी ही मेन चीज आपको बताएगा कि लाभ है या हानि है। क्यों? क्योंकि जब मैंने 150 में भी बेच रहा था इसी पेन को, और 80 में भी बेच रहा था, लेकिन लाभ और हानि तो 100 रुपए तय कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको खरीदा कितने में था? 100 रुपए तय कर रहे थे कि लाभ हुआ या हानि हुआ। 100 से ऊपर 50 है तो वो लाभ हो गया, और 100 से नीचे 20 है तो वो क्या हो गई? हानि। तो एक्चुअल जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्रय मूल्य तय कर रहा था। बोलो क्लियर है? तो लाभ और हानि की गणना सदैव किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। फिर सुनना, बार बार वर्ड क्रय मूल्य आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, इसे सीपी बोलेंगे। जिस मूल्य पर कोई सामान खरीदा जाता है वह सीपी होता है, जिस मूल्य पर कोई सामान बेचा जाता है वह एसपी होता है। अगर एसपी ज्यादा है सीपी से तो हमेशा लाभ होगा, घटाने पर पता लग जाएगा। और अगर एसपी कम है सीपी से तो ये हानि होगी, घटाने पर पता लग जाएगा।
लाभ प्रतिशत होने वाला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 और हानि प्रतिशत होने वाली हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। जब जब भी आप ऐसा कर रहे होंगे उत्तर की प्राप्ति हो रही होगी। लास्ट में हमने एक एडिशनल चीज और जानी कि लाभ और हानि की गणना सदैव किस पर की जाती है, कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। बोलो क्लियर है क्या? इतना नोट करिए, फिर सवाल शुरू करते।
ठीक है, बोलो आई बात समझ में यहाँ पर। इस प्रकार से हमें इन्हीं के इर्द गिर्द मामला घूमता फिरेगा। क्वेश्चन को कितना भी टफ बनाया जा सकता है। इसके आगे का हमारा टॉपिक आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में हमारी एक चीज एक टर्म और काम में आती है। जैसे ये तो सीपी हुआ, खरीदा गया मूल्य, बेचा गया मूल्य क्या होता है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें एक चीज और आएगी हमारे काम में, जिसे क्या बोलते हैं, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या इसे शॉर्ट में मार्क्ड प्राइस बोल देते हैं। मार्क्ड प्राइस, इसका मतलब यह मुद्रित मूल्य हो जाता है एक प्रकार से। कैसा मूल्य हो जाता है, मुद्रित मूल्य। मुद्रित मूल्य का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैंने ये पेन 100 रुपए का खरीदा, सीपी है मेरा, 100 रुपए का मैंने खरीद लिया ये पेन। खरीदने का मतलब मेरी फैक्ट्री में कॉस्टिंग पड़ी 100 रुपए, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसका सेलिंग प्राइस 100 रुपए नहीं, ये तो मेरे लगा है पैसा। उसके बाद में मैं इस पर 100 रुपए और ऐड कर दूंगा, और फिर मैं ये कह दूंगा कि इसका जो एमआरपी इस पे जो लिखवा दूंगा, वो लिखवा दूंगा कि ये पैसा, ये पेन कितने रुपए में उपलब्ध है, 200 रुपए में। और फिर अलग अलग कस्टमर अपना उस पर छूट दे देंगे। जैसे मान लो कोई भी रिटेलर है, इस पर छूट देना चाहिए, वो कहेगा हम तो 20% कम पर बेचेंगे। तो जैसे ही कस्टमर उठाएगा इस पेन को, मार्ट में जाएगा, पेन उठाएगा, लिखा हुआ देखेगा 200 रुपए का पेन है, फिर साइड पे देखा 20% ऑफ भी है। बोलो क्लियर। इसका मतलब वो ऑफ हमेशा किस पर मिलता है, छूट हमेशा एमआरपी पर, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दे सकते हो। अगर कभी भी आपने सीपी पर छूट दे दी, इसका मतलब हमेशा ही लॉस होगा। खुद के पैसे जितने में वो पड़ी है चीज, उससे भी छूट दे दी आपने तो नुकसान होगा हमेशा। इसका मतलब छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। फिर अगर वो आदमी 20% की छूट देता है तो 20 और 20 40 रुपए कम कर देगा, और ये कितने में बेच देगा। तो इसका मतलब हाल फिलहाल हमारा एमआरपी से इस टॉपिक में तो कोई लेना देना नहीं पड़ेगा। जब डिस्काउंट देने लगेंगे ना, तब हमारा एमआरपी से लेना देना होगा। एक बार हम ये सीख रहे हैं कि चीज को खरीदेंगे, उसको बेचेंगे, या तो ज्यादा में बेच दिया तो लाभ हो गया, और कम में बेच दिया तो हानि हो गई, सीधी सी बात। अगर उस लाभ को प्रतिशत में बोलना पड़ा अगर, तो लाभ बटे करे मूल्य गुणा 100, और अगर हानि को प्रतिशत में बोलना पड़ा तो हानि बटे करे मूल्य गुणा 100। एक बात नोट लगा के लिख दीजिए कि लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। ठीक है, आए मैदान में। अब सीधे सवाल होंगे और जिनसे हमारा संघर्ष चलेगा। उस टकराव में विजयी हमें होना है हमेशा। आइए, रमेश एक मोबाइल को 4,000 रुपए में खरीदता है और 4400 में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। रमेश बोट ए मोबाइल फोन 4,000 रुपीज एंड सोल्ड इट 4,400। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब लाभ का भी क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको तुरंत ही। आपको सीपी दे रखा है कि रमेश ने एक फोन खरीदा, कितने रुपए में, 4,000 रुपए में खरीदा, और उस चीज को अगले ने बेच दिया, कितने में, 4400 रुपए में बेच दिया। तो आपको पता है कि एसपी ज्यादा है सीपी से, इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, और लाभ तो हमेशा तभी होता है जब एसपी माइनस क्या कर दें। वैसे हमें सीधा सीधा भी दिख रहा है, लेकिन मैथ ये कहती है कि इस प्रकार से करना पड़ेगा। तो बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ। तो रुपए में बोला जाए तो 400 का लाभ हो गया। 4,000 की चीज 4400 में बेच दी, रुपए में बोला जाए तो 400 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। और अगर लाभ प्रतिशत बताना है तो फॉर्मूला था कितने का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, और गुणा क्या कर दे 100। तो बताओ कितने का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, सीपी पर होगा हमेशा, और गुणा क्या कर दें, यहां से 10 से 400 से कितना परसेंट आ गया, 10% प्रॉफिट होगा उस आदमी को। बोलो क्लियर है क्या, नोट करिए।
देखिए नेक्स्ट वन, नवीन एक कुर्सी 2500 रुपए में खरीदता है। नवीन बाइज ए चेयर ₹2500 एंड सेल्स इट्स ₹3000। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, बताइए। एकदम आहिस्ता आहिस्ता करना है, जल्दबाजी करके आपको आगे नहीं भागना है, वरना अपमानित महसूस कर सकते हो। बताइए, खरीदा कितने में वस्तु को? 2500 रुपए में खरीदा और वस्तु को बेचा कितने में? अब हम बार बार गणितीय तरीका नहीं, सीधा ही दिख रहा है कि कमाए कितने, 500 रुपए, सीधा सीधा दिख रहा है। तो अगर परसेंटेज में बताना है तो 500 कमाए हैं, कितने पर कमाए, और गुणा क्या कर दें, लाभ और हानि हमेशा किस पर होंगे, प्रॉफिट लॉस सीपी पर होंगे हमेशा। 2 जीरो से ये एक बार और ये कितनी बार, 1/5 कितना होता है, ये आंसर आपका आ रहा हो। क्यों रामचंद्र जी क्या कह गए सीता से, युद्ध होगा? नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु को 4000 रुपए में खरीदता है, 3800 रुपए में बेच देता है। हानि परसेंट, लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। बताइए नुकसान कितने का हुआ, कितने पर हुआ, गुणा क्या कर दें, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, कितनी बार भाग गया, नेक्स्ट, एक दुकानदार एक 5000 रुपए में वस्तु खरीदता है, 10% जीएसटी चुकाता है, 6600 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। जीएसटी भी देके आना इस बार, और फिर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
देखिए, कभी भी इस प्रकार का सवाल आए जब कोई आदमी क्या चुकाए, या फिर कोई आदमी क्या दे, ब्राइब, ब्राइब यानी रिश्वत, ठीक है, अंडर द टेबल ब्राइब दे, या फिर कोई आदमी किसी भी चीज का एक प्रकार से क्या देवे, किराया देवे, या किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा खर्चा, डैमेज का खर्चा एक्स्ट्रा, जैसे या फिर कोई आदमी किसी भी चीज का, किस चीज का खर्चा देवे, रिपेयरिंग का खर्चा देवे। इसका मतलब वो सारी ही चीजें उस आदमी के किस में जुड़ जाएंगी, सीपी में। जैसे मान लो मैंने ये पेन खरीदा 100 रुपए का, और मैंने इस पर खर्च कर दिए 20 रुपए इसको चमकाने के, ताकि एकदम नया लगे, और फिर इसको बेचूं, तो मेरे तो 120 का पड़ गया ना ये। भाई 100 रुपए का खरीद लिया, लेकिन 20 रुपए इसके चमकाने के लग गए एक प्रकार से, तो कुल मिला के मेरे तो 120 का पड़ गया, तो मेरा क्रय मूल्य अब 100 नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा। तो आप किसी भी चीज की रिपेयरिंग कराते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा डैमेज वगैरह के लगाते हैं, किराया देते हैं किसी चीज को लाने के, जैसे मान लो मैंने कोई सोफा सेट जयपुर से मंगवाया, जयपुर से मुझे वो 10,000 का पड़ गया, 2,000 मेरे किराए वाले ने ले लिए, तो मेरे सीपी टोटल कितना हो गया, जुड़ जाएगा कंप्लीट, 12,000 हो जाएगा। या मैंने क्या किया, मैं ला रहा हूं और मैं टैक्स चोरी कर रहा हूं, अगर टैक्स चोरी कर रहा हूं, रास्ते में पुलिस वाला मिला, पुलिस वाले को मैंने 500 का नोट दे दिया, तो नोट तो लग गया ना मेरा, ला रहा वही सामान था, और उसी के चक्कर में एक नोट लग गया 500 का, तो 500 रुपए लग गए मेरे, तो इसका मतलब वो भी मेरे सीपी में ऐड होंगे। या फिर मैंने कोई जीएसटी वगैरह टैक्स वगैरह दिया है, ये टैक्स वगैरह ये सारी चीजें एक जगह लगती है। वर्तमान में जीएसटी इसलिए है, पहले ये जीएसटी नहीं हुआ करता था, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कब से लागू किया गया पूरे भारत में, 2017, और कितनी जुलाई से, 1 जुलाई 2017 से। पहले चीजें अलग अलग बिका करती थी, उसके बाद में इनको हर जगह स्टेट वाइज अलग अलग बिकती थी, इसीलिए आपको मुंबई वगैरह को माया नगरी बोलते हैं ना। मुंबई को क्यों बोलते हैं माया नगरी, क्योंकि वहां रेवेन्यू ज्यादा घूमता था। क्यों घूमता था, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियां ज्यादा थी। इंडस्ट्रियां ज्यादा क्यों थी, क्योंकि एक बार वहां लेबर इकट्ठा होने लग गई। सबसे पहले आपने टाटा, जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर बसाया, स्टील वाला एरिया था, इंडस्ट्रियल इलाका था सर। वहां मुंबई में जैसे ये वाला मुंबई वाला एरिया है, ये क्यों बसा इतना, क्यों, क्योंकि यहां से दूसरे देशों से हम समुद्र के तहत व्यापार किया करते थे। अब मान लो हमने यहां पर कोई चीज, हमने अरब देशों से यहां से पेट्रोल मंगाया, या पेट्रोल या कोई भी कच्चा तेल मंगाया, ईंधन मंगाया हमने, जिससे हमारी कोई फैक्ट्री के काम में आता है वो। अब एक तो मैं उस ईंधन को लाकर यहां लाऊं, और फिर यहां से कोलकाता में या यहां पर लाकर बेचूं, उसको फैक्ट्री यहां लगाऊं और इसको काम में लूं, तो इसका मतलब तेल के पैसे लगे जो लगे, यहां से यहां लाने के ट्रांसपोर्टेशन के पैसे और लगेंगे। होगा या नहीं होगा, ऐसा कंफर्म होगा। इसलिए अक्सर हमारे पुराने समय में, आजादी के समय या उससे पहले अंग्रेजों के समय, हमेशा जब भी हम मसाले वगैरह कोई भी चीज लाते थे, कोई भी सामान लाते थे, तो ये तटीय इलाका हमेशा समृद्ध रहता है, क्योंकि तट के पास में ही फिर फैक्ट्रियां खोल दी जाती हैं, ताकि उसका ट्रांसपोर्टेशन का आगे खर्चा नहीं लगेगा। जब एक बात बताओ, फैक्ट्री में काम में लेना है तो फैक्ट्री दूर क्यों बनानी, बिहार में क्यों बनानी, फिर फैक्ट्री किनारे पे ही बना लो, ताकि तेल लाया और काम में लिया, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तो बच गया। और फिर उसके बाद में पहले टैक्स अलग अलग हुआ करते थे, तो जब कोई चीज यहां मिलती थी फिर वो सस्ती मिलती थी। और अगर मान लो, जैसे मान लो टाटा ने यहाँ गाड़ियां बनाई, टाटा ने खुद की गाड़ियां यहाँ पे, तो जब वो गाड़ी मुंबई में मिली, तो मान लो कोई गाड़ी 10 लाख की मिल गई मुंबई में, फिर वो गाड़ी यहां लाके इधर वाली तरफ दूसरी जगह बेची जाती थी दूर, तो उस गाड़ी को लाने पर मान लो 30,000 रुपए खर्चा आ गया एक पर गाड़ी, एक गाड़ी पर। तो इसका मतलब यहां वो गाड़ी 10,50,000 रुपए की तय कर देंगे। तो यहां जो 10 लाख की मिल रही थी, अब यहां कितने की मिलने लग गई, 10,50,000 रुपए की मिलने लग गई आपको। तो फिर आज कस्टमर क्या करेगा, यहां से यहां जाएगा, यहीं से खरीद लेगा, 2,000 का पेट्रोल डलाएगा और यहां ले आएगा। होगा या नहीं होगा, बताओ ऐसा। तो ओवरऑल केवल उसके 2,000 ही पड़े, वो वहां 10,50,000 क्यों देगा। तो इसलिए सरकार ने ये सोचा कि यार इससे राज्यों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कैसे, वो राज्य जहां फैक्ट्रियां और सारी चीजें हैं, वो राज्य फल फूल रहे हैं, और जो राज्य जिनमें फैक्ट्रियां वगैरह नहीं है, वहां की चीजें बिकी नहीं रही, आदमी वहीं से खरीदने जा रहा है। इसका मतलब समानता की जरूरत है। जो चीज मुंबई में 10 लाख की मिले, वो बिहार में भी कितने की मिलनी चाहिए, ताकि यहाँ का आदमी वहां ना जाए, वहां ना जाए तो वो वहीं खरीदे, वहीं खरीदे तो एक प्लांट वहां भी लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर, तो विकास वहां का भी होगा। इसलिए फिर 2017 में जीएसटी लेके आए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
और इसमें अलग अलग स्लैब बना दी गवर्नमेंट ने, और अलग अलग स्लैब बनाने के बाद में गवर्नमेंट ने ये कहा कि सबसे पहली स्लैब कितनी % रहेगी। कुछ ऐसी चीजें रहेंगी खाने पीने की, बच्चों की, जिन चीजों पर जैसे दूध, दाल, आटा, या कई दाल पर तो लगता है टैक्स, आटे पर भी बंद पैकेट पर आजकल लगने लग गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी खाने की चीजें हैं प्रॉपर जिन चीजों पर टैक्स नहीं लगता, उन्हें 0% स्लैब में रखा। फिर ऐसे लगा कि हाँ थोड़ा जैसे खाद बीज भंडार है उन पर कोई टैक्स नहीं है, किसानों के उपकरण है उन पर टैक्स नहीं है बहुत सारे, ठीक है, किसानी करते हैं तो वो बेचारे पहले से ही मरे हुए हैं, तो उनके ऊपर टैक्स लगा के सरकार और फिर उनकी हत्या कर देगी। इसलिए फिर जिन पर थोड़ा सा टैक्स लगाना रहता है उन पर कितना % लगा दिया, फिर अगली स्लैब 5%। आपसे कभी भी पूछे ना जीएसटी के बारे में, 2017 में आया, 1 जुलाई से आया, और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हो उसको, उस टैक्स को, उसको तो कंपनी ने सरकार को दे दिया। जिस दिन टाटा की गाड़ी बनी उस दिन बनकर जैसे ही शोरूम में से निकली उसी दिन कंपनी ने चुका दिया। आप तो यहाँ डीलर के पास जा रहे हो तो आपने डीलर को दिया, समझ गए? वो चीज ऊपर पहुंची, वो चीज और ऊपर पहुंची, कंपनी पहले ही दे चुकी है। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो सामने दिया जाए, जैसे इनकम टैक्स एक क्या है? प्रत्यक्ष, आपकी इनकम आई उसी में से सरकार ने काट लिया, जेब काट ली तुरंत, ये प्रत्यक्ष कर हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन जीएसटी बहुत बार पूछा गया है, कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसके अंदर फिर कुछ चीजें ऐसी है जो 5%, शिक्षा को अगली स्लैब में रखा गया है, कितना %? एजुकेशन को 12% में, 18% भी है कुछ चीजों पर, 18% है एजुकेशन को। आजकल शायद मुझे, अगर पहले 12 में था, आजकल मैंने देखा 18% में है। स्टेशनरी वगैरह है इनको, या फॉर्म भरोगे आप तो 18% है, समझ गए? तो ये 18% जीएसटी आ गया। फिर उसके बाद में इन्होंने हाईएस्ट स्लैब लग्जरी को किस स्लैब में रखा है? 28%। तो ये जीएसटी की स्लैब है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछे कि जीएसटी की कितनी स्लैब है? 0, 5, 12, 18 और 28। लग्जरी, अगर आप एसी खरीदते हैं तो ये टैक्स लगेगा, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो ये टैक्स लगेगा, अगर आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो ये टैक्स लगेगा, अगर मोटा फोम वाला गद्दा खरीदते हैं सोने के लिए तो भी ये वाला टैक्स लगेगा। कोई भी लग्जरी चीज अगर आप खरीद रहे हैं इसका मतलब ये वाला 28% वाला टैक्स लगेगा। कुछ चीजों को सरकार ने फिर भी इससे बाहर रखा। एक तो क्या चीज, और एक किसको रखा? लिक्कर को। लिक्कर यानी शराब, शराब और पेट्रोल डीजल, इन चीजों को इससे बाहर रखा, क्योंकि अगर इन चीजों को सबसे अधिकतम प्राइस पर भी रख देंगे ना तो ये बहुत सस्ते हो जाएंगे। सरकार इन पर लूट मचाती है, इन तीनों चीजों पर लूटती है एक प्रकार से। सरकार के जो पेट्रोल डीजल जो पड़ता है 30 रुपए लीटर, और उसको रिफाइनरी में रिफाइन करके, क्योंकि वो कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल होता है, और क्रूड ऑयल पर काम करके उसको शोधन करके फिर डीजल बनाया जाता है, और ज्यादा शोधन करेंगे उसका और सफाई करेंगे तो फिर पेट्रोल बनता है। तो इसमें सरकार के लगभग 2-3 रुपए, कुल मिला के ओवरऑल फाइनल सरकार के पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता है कितने रुपए में? 35 रुपए प्रति लीटर में। और सरकार आपको बेच रही कितने में है? 105 प्लस में पेट्रोल बेच रही है। बोलो क्लियर है? इसका मतलब गवर्नमेंट ने आपसे कितने पैसे ले लिए? 70 रुपए टैक्स के ले लिए। 70 रुपए टैक्स लेने का मतलब आपसे कितना % टैक्स ले लिया? 200%। और जीएसटी में अधिकतम स्लैब भी कितनी है? 28%। अगर सरकार टैक्स लेती या 30% मैक्सिमम टैक्स लेती तो 30% में देखो 3.5, 3.5 और 3.5, 10.5 रुपए ले लेती आपसे। 10.5 रुपए ले लेती तो आपको 45.5 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा होता आज की डेट में। 45 रुपए का पेट्रोल मिल रहा होता अगर गवर्नमेंट 30% टैक्स भी लेती तो। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें देश चलाने के लिए आई चाहिए, और आई चाहिए तो हमें लूटना पड़ेगा आपको। लेकिन आने वाले समय में ईवी मार्केट में चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर चलेंगे तो गवर्नमेंट फिलहाल तो इनको बढ़ावा दे रही है, लेकिन अपने आप में गवर्नमेंट का गले में भी फंदा लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आदमी ईवी ले आएगा और जिस पर गवर्नमेंट टैक्स और कम ले रही है क्योंकि पोल्यूशन कम करती है, तो टैक्स और कम लगेगा। मान लो टैक्स कोई लेगी नहीं गवर्नमेंट, और पेट्रोल डीजल का पैसा और चला जाएगा। बोलो क्लियर है? जैसे मान लो मैंने यहाँ बीकानेर में आते ही यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी, और जस्ट 1.5 साल में 2 साल में मैंने 20,000 चला दी उस इलेक्ट्रिक स्कूटी को, 20,000 किलोमीटर। जहां भी जरूरत पड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी, सोचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप 20,000 में आप ये देखिए कि अगर कोई स्कूटी एवरेज देती होगी तो 30 to 40 किलोमीटर का 1 लीटर में एवरेज देती होगी, इतना ही देती होगी। कोई भी स्कूटी अगर आपकी भी एवरेज देती है, एवरेज देने का मतलब ये हो गया कि 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलती है? 30 किलोमीटर चलती है मान लो।
तो अगर आप इस 20,000 को छोड़िए, आप 18,000 में अगर 30 का भाग देते हैं, इसका मतलब आप कुल मिला के अब तक कितने लीटर पेट्रोल डला चुके होते हैं उसमें? 600 लीटर पेट्रोल आप डला चुके होते अगर 18,000 किलोमीटर आप चलाते। और 600 लीटर अगर पेट्रोल डला चुके होते हैं तो आपसे 70 रुपए सरकार उस पर क्या ले रही है? टैक्स ले रही है। 70 रुपए ले रही है ना 1 लीटर पे। अगर 1 लीटर पे 70 रुपए सरकार के चले गए, इसका मतलब 7 छिगे 42। आपने सरकार के कितने रुपए छीन लिए? 42,000 आपने लूट लिए सरकार के, वरना सरकार लूट लेती है आपके। तो ये तो केवल एक छोटी सी मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर श्योर आपके लिए एग्जाम्पल सेट किया है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आने वाले समय में सरकार के लिए फंदा बनने वाला है। इसलिए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आने वाले समय में खाड़ी देश जो है ना, अरब देश हैं जो सारे, जिनमें तेल ही एकमात्र ऐसा है जो टैक्स लेके अपने देश की इकोनॉमी चला रहे हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि वो उनका देश ही उस टैक्स से चलता है। और आने वाले समय में जब तेल की जरूरत नहीं होगी तो फिर टैक्स बंद तो उन्हें दूसरे सोर्स पर जाना पड़ेगा। बदलाव ही जीवन है, ध्यान रखना। समय के अकॉर्डिंग अगर आप बदल गए, इसका मतलब आप सफल हैं, और नहीं बदले तो आप वहीं खड़े रहेंगे, ध्यान रखना। एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर बदलाव ही जीवन है, उसमें आपको वो जरूर हमेशा शाश्वत रहेगी, वरना समय समय पर चीजें बदलती रहती हैं अपनी अपनी जगह। तो ये जीएसटी की बात की हमने, और इस जीएसटी पर हमने इतना सारी चीजें और इतना सीखा कि जीएसटी लागू कब हुआ? 2000। और इससे लेकिन कई चीजों से इससे कॉन्ट्राडिक्शन भी आया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो, अब सरकार से कोई ये कहे कि शिक्षा को भी 18% आपने टैक्स में रख दिया, तो सरकार कहेगी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा लो, वहां तो फ्री है सारी चीजें, है या नहीं है? सरकारी में पढ़ा लो। फिर आप कहेंगे आप अपने बच्चों को भी पढ़ा लो, नेताओं को कहेंगे नहीं कहेंगे? तो ऐसा कोई कहता नहीं है। अब देखिए कितने रुपए की चीज थी? 5,000 की चीज थी, तुरंत वहीं टैक्स दे दिया मैंने 10%। इसका 10% कितना आया? 500 रुपए टैक्स दे दिया मैंने। 500 टैक्स दे दिया तो अब सीपी कितना हो गया? 5500। और उसके बाद में मैंने उसको बेच दिया कितने में? सीधा सीधा दिख रहा है कि कमा लिए कितने पर कमाए? 5,000 नहीं लिखना क्या नीचे? क्यों? क्योंकि जो जीएसटी दिया है वो सीपी में ऐड होगा, उसके कुल खर्चा ये हुआ है। और परसेंटेज में बताने के लिए गुणा क्या करेंगे? 2 जीरो से, 11 से 5 बार, 11 से 1 बार, 100 आ गया। 100 में 5 का भाग कितना हुआ? 20% प्रॉफिट हो जाएगा आपको ओवरऑल। ये आपका आंसर आना चाहिए। उम्मीद है सबका आंसर आ गया होगा। बोलो क्लियर है? इस प्रकार से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। एक दुकानदार 12,000 में एक वस्तु खरीदता है, 20% जीएसटी चुकाता है, 16,560 में बेच देता है। लाभ परसेंट बताइए। तो हमने वस्तु खरीदी 12,000 रुपए में, और उसके बाद में 20% जीएसटी चुकाया। 10% में 1,200 रुपए आते हैं। परसेंटेज में सीखा हमने, एक अंक बाद पॉइंट लगाने से 10% आता है। तो 10% में 1,200, तो 20% में 2,400 रुपए आपने जीएसटी चुका दिया। तो 2,400 चुका दिया, तो वास्तव में ये चीज कितने की पड़ गई? 14,400 रुपए की। और फिर आपने धड़ल्ले से उसे बेच दिया 16,560 रुपए में। तो आपने कितने कमा लिए? 2,160 रुपए कमा लिए। कितने पर कमाए? 14,400। ये सीपी का काम करेगा। अब तो होने वाला लाभ बटे सीपी गुणा 100, ये लाभ परसेंट आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है क्या? किससे कट रहा है? 16 से। 16 से 9 बार, और 16 से 16 एकम 16, फिर कितना बचा? 56, 16 × 48, फिर कितना? 8 80, 16 पंजे 80, और 9 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा। बोलो क्लियर? तो 15% का क्या होगा? उसे प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। बोलिए क्लियर है?
किस किस का आ गया था आंसर? ठीक है, नेक्स्ट। एक व्यक्ति 4500 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है, 1500 रुपए उसकी रिपेयरिंग पर खर्च कर दिए, स्कूटर को 7500 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। इस बार पैसे में ही खर्चा दे रखा है, तो अगले ने, मैंने देखा, मान लो मैं पुराने स्कूटर वगैरह बेचता हूँ, तो मैंने कोई स्कूटर ढूंढा, एक कबाड़ी के पास था, 4500 रुपए का स्कूटर था, मुझे पसंद आ गया, इसके तो पॉलिश वॉलिश करवा देंगे, बढ़िया सर्विस करा देंगे, इसको बढ़िया बेचेंगे, तो तुरंत ही मैंने 4500 का खरीद लिया। अब एक स्टूडेंट का मुझे कहा हुआ था कि सर कोचिंग वगैरह आने जाने में परेशानी होती है, मुझे कोई साधन दिलाओ। मैंने कहा दिला देंगे, बढ़िया, क्या दिक्कत है? बोला सर अच्छा दिलाना। मैंने कहा ठीक है, अच्छा दिला देंगे। अब मैंने उसकी सर्विसिंग पर सारा खर्चा कर करा के कुल मिला के वो स्कूटर मेरे कितने का पड़ गया? 6000 का। और फिर मैंने उस स्टूडेंट को तुरंत बुलाया और मैंने कहा लो भाई साहब, बड़ी मुश्किल से आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, लाया तो 10,000 का हूँ, लेकिन आप कितने में ले लो? 7500 में ले लो। एक मेरा कृतज्ञता बनती है आपके प्रति, तो फिर मैंने 7500 में बेच दिया। अगला खुश होके कि वाह सर आप धन्य हो। तो उसके बाद में आपने कुल मिला के मैंने पैसे कमा लिए, कितने कितने पर कमाए? और गुणा क्या कर दें, 2 जीरो से, 1 जीरो से, 6 का भाग 25 बार चला गया, क्या 25% का प्रॉफिट कमा लिया हमने, लाभ कमा लिया। बोलो क्लियर है? इस प्रकार से हम आंसर दे रहे होंगे। जितने ज्यादा हम क्वेश्चन करेंगे ना, हमारे माइंड में बैठती जाएंगी चीजें, इसीलिए हम जल्दी से टाइप चेंज नहीं करेंगे, इन्हीं के ऊपर बार बार प्रयास करेंगे, माइंड में पूरा सटीक बैठ जाएगा ना, फिर नया सवाल आएगा, उससे भी आप लड़ाई लड़ लोगे। वरना फिर हम क्षणिक पढ़ते हैं ना, छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं, उस समय फिर क्या होता है, नए सवाल में हम जितना सिखाया है उतना ही कर पाते हैं, उसके अलावा नहीं कर पाते। नेक्स्ट। पंकज एक मोबाइल 8000 रुपए में खरीदता है, 20% कमाई करना चाहता है, बताओ मोबाइल कितने में बेचे तब कमाई होगी? देखो पहला तरीका तो यह है कि पंकज ने खरीदा कितने में? 8000। और अगला बाकायदा देख रहा है कि 20% मुझे लाभ चाहिए ही चाहिए, तो 10% में 800 रुपए मिल जाएंगे उसको। 10% में कितने? तो 20% में 1600 रुपए मिल जाएंगे उसको। तो 1600 रुपए अगला कमाने की सोचेगा तो जोड़ के बता देगा अगले को पैसे, जिस भी कस्टमर को बेचना होगा। बताओ कितना बताएगा? यही विक्रय मूल्य। आपसे पूछा विक्रय मूल्य कितने में बेचना होगा, तो 9600 में बेचना होगा। इसी का मेथड 2 और समझिए। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट? तो क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में कितने परसेंट? 100%। लाभ होगा तो 100 से ऊपर बिकेगा और हानि होगी तो 100 से नीचे। जैसे 5 का लाभ हो तो 105% में बिकेगा, 10 का लाभ हो तो 110% में, 10 की हानि हो तो 90% में ही बिकेगा, क्योंकि हमने बेस 100% मान लिया। तो आप कितना परसेंट का लाभ लेना चाह रहे हैं? तो वास्तव में ये अपने आप में 100% है, तो कितने में बिकना चाहेगा? 120% में बिकना चाहेगा। और परसेंट हटा के हमने परसेंटेज में सीखा है कितना, किसका भाग देते हैं? 100 का भाग देते हैं। यहां से 2 जीरो से 12 का 8 गुना 96 और 2 जीरो लगा दो, इतने में बेचना होगा। ये तो बेहतरीन तरीका है। इसी प्रकार से अगर हम सवाल को डील करेंगे तो तुरंत आंसर आएगा। फिर समझ लेना, 8000 रुपए, 120% का लाभ कमाना है तो 120। अगर कल को ये 20 की हानि होती तो 80% निकालते, उतने में बेचना होगा। एक मेथड 3 आप फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हो। बताइए 20% का लाभ कमाना है तो इसका भिन्नमान 1/, कितना हो गया? लाभ है तो 5 में 1 जोड़ना पड़ेगा, 5 की जगह कितने लेना चाहेगा?
6 लेना चाहेगा। हानि होती तो 5 में 1 कम करते, 4 लिखते। अब बताओ चीज 5 की थी या 8,000 की थी? सवाल कह रहा है 5 की नहीं थी, 8,000 का मोबाइल था। अगर 8,000 की तो 5 एकम 5, 16 पंजे 80, 1600 गुना पैसा था। तो बताओ बेचना भी कितने गुने में पड़ेगा? 1600 गुने में, 16 छीगे 96, कितने में बेचना पड़ेगा? इस प्रकार से हम उत्तर देंगे। फिर से समझना एक बार, 10% में 800 रुपए आते हैं, एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। नहीं समझ में आता तो परसेंटेज की सारी वीडियो दोबारा देख के आइए, ठीक है। अब देखिए 800 रुपए तो 20% में 1600 जोड़ दिए तो कितने में बेचा हमने? 9600 रुपए में। कोई भी चीज अपने आप में 100%, 20 का लाभ हुआ तो 100 की जगह कितने में बिकेगी? 120 में। तो 8,000 का 120% उठाया तो नीचे क्या लगा दिया? 100, 2 जीरो से 2 जीरो गुणा कर दिया, आंसर आ गया। या फिर फ्रैक्शन वैल्यू से चले जाऊं, 20% का भिन्नमान 1/5 और 5 पर 1 का लाभ होगा तो चीज कितने में बिकेगी? तो थी कितने की? 5 की नहीं थी, कितने की थी? 8,000 की। तो कितने गुना? 1600 गुना। तो 6 का 1600 गुना कितना आया? नोट करिए। नोटेड। नेक्स्ट वन, एक व्यापारी एक वस्तु 1250 में खरीदता है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे विक्रय मूल्य क्या रखना होगा? ये इंग्लिश में सेलिंग प्राइस है यहाँ। देखो उसी तरीके से हम कर रहे होंगे, 1250 अपने आप में 100%, 20 का लाभ कमाना है तो कितना परसेंट बनाएंगे? और परसेंट लगाना नहीं है, सीधा हटा के किसका भाग देना है? 100 का। तुरंत आंसर आ रहा होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुणा 125 करिए, क्या आंसर आ रहा है? 1500। इतने में बेचना होगा, सीधा सीधा आंसर आपके सामने पड़ा है। नेक्स्ट वन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपए है, 15% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। 15% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। अब इनका इंग्लिश वर्जन थोड़ा गलत ही आएगा। सीपी दे रखा है, एसपी पूछा है। ₹720 की चीज है और 15% के लाभ का मतलब कितने परसेंट में बिकना चाह रही है? नीचे 100 कहां से आया? परसेंट का साइन हटा के नीचे 100 लगा दिया, जीरो से क्या कट गया? ये 5 से 23 बार और ये 5 से 2 बार, 2 से ये 36 बार। क्या आंसर आ रहा है? बोलिए, क्लियर है?
इसी प्रकार से उत्तर की प्राप्ति करनी है। तो जैसे ही आपका कोई चैप्टर एक पूरा हो जाता है उसके बाद में आप उसका पूरा रिवीजन करा करो पूरे चैप्टर का। जैसे मान लो प्रॉफिट लॉस से पहले आपका परसेंटेज पूरा हुआ है, तो या तो नोटबुक से रिवीजन करो, नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियोस देखो, 2 की स्पीड में देख लो, चाहे 1.5 की स्पीड में देख लो, थोड़ा स्पीड में देख लो, दोबारा एक बार रिवीजन करो और फिर टेस्ट लगाने के लिए लगो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, एक दिन समय निकालना है। अब इतना समय आपका ही फ्यूचर बनेगा, उसके लिए समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर पूरा देखना है और फिर पेपर लगाने, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि क्या ही हो जाएगा उससे, एक बार तो पढ़ लिया हमने, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, माइंड काम करने लग जाएगा कि इसको ऐसे सोच लेता हूँ किसी भी चीज को बार बार। जैसे मान लो कहीं ब्रेकर आ गया और आप बाइक चला रहे हो, एक बार उधर से निकले तो उसके ऊपर कूदोगे, दूसरी बार निकलोगे तो भी कूदोगे, लेकिन तीसरी बार हो सकता है माइंड में आ जाए कि यार यहाँ 2 बार कूद चुके हैं, धीरे ले लेते हैं थोड़ा। तो वो वाली बात है, प्रैक्टिस हैबिट में आ जाती हैं चीजें। नेक्स्ट वन, बताइए क्या आंसर होगा। एक व्यक्ति वस्तु को कितने रुपए में खरीदता है, कितनी हानि पर बेचता है, तो 105% कर दूं, कितना करेंगे, क्यों किया 95? लॉस होगा हमेशा 100 से कम करेंगे और प्रॉफिट होगा तो 100 से ज्यादा। कल कोई यहीं प्रॉफिट होता तो 105 कर देते, ठीक है। तो ये हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, यहाँ से 0 से क्या काट दिया, 5 से 19 बार और 5 से 2 बार, 2 से 21 बार, बताओ कितने में बिकी,
ये तो आपने मार्ट वाली प्राइस टैग चिपका दी। मैंने ये सर्च किया था कि ये 99 क्यों लगाते हैं, बोला इससे क्या होता है ग्राहक के दिमाग पर बहुत फर्क पड़ता है। वास्तव में तो ये 400 ही हो गया, लेकिन कोई आदमी ये बोले कि ये चीज कितने की है, बोला ये 400 की है, और कोई बोले 399, तो इसका मतलब उसका माइंड सेट ये सेट हो जाता है कि 300 के लगभग है। इसीलिए जितने भी मार्ट होंगे आपको इन पर 299, 999, अब उसको 999 में 1000 वाली फीलिंग आती ही नहीं है बिल्कुल, उसको लगता है 900 ही दे रहा हूं, और लूट लिए सारे। इस थ्योरी पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट वन करिए, नेक्स्ट। इस बार विक्रय मूल्य दे रखा है, ये जरूर ध्यान रखना। इस बार क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य नहीं है। इस बार आपको क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, इसका मतलब इस बार सवाल अलग तरीके से होगा। या तो आप ऐसा करो कि क्रय मूल्य को x मानो और फिर उसके बाद में 24% लाभ दो, 124%, और बराबर कितना कह दो, 217 कह दो, या फिर फ्रैक्शन वैल्यू से जाओ। समझ गए, भिन्न मान से भी आप जा सकते हैं। तो यहां पर अपन इसी से कर लेते हैं। बताओ x का मान यहां से बता देंगे, कट रहा है क्या, किससे कट रहा है ये बताइए। चलो जो भी आ रहा है, x का मतलब cp और cp का मतलब कितना आया, इसको देखो 100 से गुणा करेंगे तो 21,700, और उसमें 124 का भाग देंगे। 21,700 में किसका भाग देंगे, 124 का, तो कितना आ जाएगा, 175 रुपीज। इसको अगर अपन भिन्न मान से करते हैं तो भी मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है, इस बार क्रय मूल्य नहीं था। अगर क्रय मूल्य बेवकूफों वाले काम करने होंगे तो आप ये करोगे 217 गुणा 124/100, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये क्रय मूल्य जब हो तब करना है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाना हो तो। इस बार पहले ही कह दिया कि बेच के आ गया अगला उतने में, आपने बेचे गए मूल्य पर भी और बेच दिया 125 पर 24% में, ये तो गलत हो जाएगी बात। नेक्स्ट वन, एक दुकानदार एक वस्तु को 2430 रुपए में बेचता है, 12.5% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताइए।
कई क्वेश्चन को आपको भिन्नमान से करना ज्यादा आसान रहेगा। जैसे 12.5% है तो इसका भिन्नमान 1 बटे कितना हुआ 8। अगर 8 की चीज 1 के लाभ पर बिकेगी तो 8 की चीज बिकेगी कितने में, और 9 का मान आपने कितना दे दिया, तो 8 का मान पूछ लिया आपने। बोलो क्लियर। अगर 9 का मान दे दिया तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 63 7 बार 270 बार गया, तो ये भी कितने गुना कर देंगे 270 गुना। क्या आंसर आ रहा है 2160 रुपए। 2160 रुपए उत्तर आ जाएगा। इसको अगर उसी तरीके से करना चाहेंगे तो आप कहेंगे x गुणा 112 12.5 और बटे में कितना 100 और बराबर में कितना आ जाएगा 2430, ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है। अगर इतना लाभ होता है, पहले इसको सरल कर लो। 100 224 और 1 225, तो x गुणा 225 बटे में 2 गुणा 100 और बराबर 2430। ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो सीपी आ जाएगा 2160 रुपए। लेकिन तरीका आपके पास सारा होना चाहिए। हर प्रकार से भिन्न मान अक्सर किसी सवाल को तोड़ देता है एक बार और आसान कर देता है भिन्न मान, फ्रैक्शन वैल्यू। तो आना आपको जरूर चाहिए। यही अगर हानि हो रही होती तो 8 में 1 कम करके 7 में भेज देते हम, 7 में। नेक्स्ट, एक वस्तु को 450 में बेचने पर 25% का लाभ हुआ, सीपी ज्ञात करें। वही चीज करनी पड़ेगी। 25% के प्रॉफिट का मतलब 1/4, तो 4 की चीज 1 के लाभ पर बिकेगी। इसका मतलब 4 की चीज कितने में बिकेगी, ये 4 की चीज थी और 5 में बिकेगी, लेकिन बिक रही है 450 में। तो अब यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। बताओ 1 से 5 से कितनी बार 9 बार और 0 लगा दो। 1 का मान 90 है तो ये भी कितने गुना हो गई 90 गुना। 90 का 4 गुना कितना आ गया 360 रुपए की चीज थी। फिर समझ लेना 25% का भिन्नमान 1/4। 4 की चीज 1 के लाभ पर कितने में बिकी 5 को 450 कह रहा है, मतलब कितने गुना कह रहा है 5 एकम 5 9 पंजे 45 और 0 लगा दिया 90 गुना, तो इसको भी 90 गुना कर दिया। कितना आ जाएगा 360। आपका आंसर आ रहा होगा। एक खिलौने को 1056 में बेचने पर 12% की हानि हुई तो सीपी ज्ञात करें। 12% की हानि हुई, इस बार लॉस है, तो सीपी ज्ञात करना है आपको। देखिए 12% का आप भिन्नमान भी लिख सकते हैं। बताओ 12/100 हो जाएगा क्या, 4 से काटें तो बताओ 3/25 हो जाएगा। तो लॉस हो रहा है तो 25 की चीज 3 कम में बिकेगी इस बार। तो अगर कोई चीज 25 रुपए की है तो 3 कम में बिकेगी, तो कितने में बिकेगी, और सवाल कह रहा है कितने में बिकी 1056 में बिकी। सवाल तो ये कह रहा है। बोलो क्लियर है। ऐसा भी कह सकते हैं अपन। तो यहां से अगर इसे काटें तो 11 से 2 बार 11 नाम 99, कितना बचा 6, 11 6 66। 1 का मान 48 गुना हो गया, तो ये मूल्य भी कितना गुना 48 गुना। 25 का 8 गुना 200 हासिल की 20 आ गई। 25 चौके 100, 100 और 20 कितना 120। कितने में कितना क्रय मूल्य था 1200 था उसका। बाकी आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। 12% की जब हानि हुई तो कितने परसेंट 88। 88% का मान कितना है 156, तो 100% का मान बता देंगे, तुरंत आंसर आ जाए। किसी भी सवाल को करने के अनेकों तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक दो प्रकार की समझ लिया करो ताकि उनसे हम आंसर तक पहुंचे। किस किस का आंसर आ गया था, वेरी गुड। नेक्स्ट, राहुल ने अपना रेडियो 480 में बेच दिया, 20% का नुकसान भी हुआ, तो खरीदा कितने में था ये पूछा है।
20% का नुकसान हुआ और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये भिन्नमान आ कहाँ से रहे हैं? परसेंटेज की वीडियो देखिए आप, वहां पर पूरा हमने भिन्नमान समझ रखा है कि भिन्नमान कहाँ से आते हैं, याद रखने पड़ते हैं इंपॉर्टेंट भिन्नमान। नुकसान होने का मतलब 5 की चीज थी लेकिन एक कम ले लिया उसने, तो 5 की जगह कितने ले लिए? ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, CPSP। बताइए बेचा कितने में था? आप कितना मान रहे हैं? 4। तो 4 को 480 मानना है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 120 गुना मानना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? तो 12 पंजे 60। वो चीज कितने की थी? 600 रुपए की चीज थी, आप उसको 480 में बेच के आ गए। बोलो क्लियर है क्या? आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।